नमस्कार साथियों, मैं शिकवार सर एक बार पुनः आपका उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, आपको ये अच्छे से पता है कि मैं शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए रिक्त शिक्षक भर्ती या फिर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड सभी को मद्देनजर रखते हुए मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आप और हम लगातार करते आ रहे हैं। उसी क्रम की यदि अपन बात करें तो आज मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी 49 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे। और बिल्कुल जो भी रिट शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है, बिल्कुल उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने एक दो दिन में सुन लिया है कि रिट की घोषणा होने वाली है। लगभग यदि बात की जाए रिट प्री की तो जनवरी माह के अंत तक संभवतया हो सकता है एग्जाम गवर्नमेंट कंडक्ट करवा सकती है। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल आप मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी से जुड़िएगा। किसके सानिध्य में? शिकवार सर के साथ। तो देखिएगा, मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 49 यानी 49वीं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी में पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे ये तभी पता चलेगा जब आप मुझसे जुड़ेंगे। तो मोबाइल को खोलिएगा और मोबाइल के पहला ही क्वेश्चन मोबाइल के पृष्ठ पर आपको दिखाई देगा, मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई देगा। देखिएगा क्या कहता है पहला क्वेश्चन। हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारी स्मृति का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो हमारे जीवन में घटित जो घटनाएं हैं उसका भंडार है। हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार माना गया? क्या वो प्रासंगिक स्तर की स्मृति है, या प्रक्रियात्मक स्मृति है, या घोषणात्मक स्मृति है, या शब्दार्थ स्मृति है? यदि हर विकल्प पर चर्चा करोगे तो उत्तर तक पहुंच जाओगे। सोचिएगा, हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा, हमारी याददाश्त का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो हमारे जीवन में जो घटित जो घटनाएं हैं उसका भंडार कहलाता है? क्या उस स्मरण शक्ति को शब्दार्थ कहते? ये तो शब्दों पर आधारित है। किस पर आधारित है? शब्दों पर आधारित होने के कारण इसका संबंध हमारी जीवन में घटित घटनाओं से नहीं होगा। घोषणा स्मृति वह होती है जो हम भावी जीवन को लेकर बात करते हैं, भावी जीवन से संबंधित, भावी जीवन से क्या है संबंधित है ये स्मृति। तो ये भी विकल्प क्या हो गया साथियों? ये भी गलत हो गया। प्रक्रिया की यदि बात करें तो इसका संबंध केवल प्रशिक्षण से है, और यदि अपन बात करें तो इसका संबंध क्रिया से है, क्रिया से संबंधित है। तो इसका मतलब ये विकल्प भी क्या हो रहा है साथियों? गलत हो रहा। तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो हमारे जीवन में घटित घटनाओं का जो संबंध है, जो स्मृति होती है, वो कौन सी होती है? प्रासंगिक स्मृति होती है। इसका मतलब ए विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही माना गया है। तो चलिए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन 2। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? यानी कि अधिगम को लेकर जितने भी थ्योरी बनाई है उसमें सबसे पहले अधिगम के सिद्धांतों को लेकर जिस व्यक्ति ने चर्चा की, सीखने के संबंध में जिन सिद्धांतों को खोजा, खोजने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? क्या वो व्यक्ति पावलो था, हल था, कोलर था, या थॉर्नडाइक था? पावलो जिसने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, क्या दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, अनुबंधन का सिद्धांत। और यह सिद्धांत यदि हम बात करें 1904 में दिया था। तो ये तो पहला व्यक्ति नहीं था। हल की यदि बात करें तो इसने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था साथियों, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो कि कब दिया था? ये दिया 1938 में दिया था। तो ये भी विकल्प होगा नहीं। कोलर की यदि बात करें, जिसने इनसाइट थ्योरी दी थी, क्या दी थी? इनसाइट थ्योरी दी थी, और ये 1925 के आसपास बताई गई। तो ये भी होगा नहीं। तो बचा कौन? थॉर्नडाइक वो व्यक्ति है साथियों जिसने 1898 में लगभग अधिगम के सिद्धांतों को लेकर चर्चा कर ली थी, लेकिन सिद्धांत प्रतिपादन
थॉर्नडाइक ने हालांकि 1913 में किया था। तो थॉर्नडाइक ही पहला व्यक्ति था जिसने सिद्धांतों की खोज को लेकर चर्चा करने का श्रेय किसको दिया गया? थॉर्नडाइक को दिया गया। इसलिए ए डी विकल्प जो है वो बिल्कुल क्या है? सही माना जाएगा। चलिएगा सुनिएगा, उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। आपके सामने गेने आ चुका है साथियों। क्या कहता है गेने? गेने के द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। गेने ने पदानुक्रमिक यानी कि गेने ने जो सिद्धांत दिया उसका सर्वोच्च स्तर क्या है? क्या वो सर्वोच्च स्तर समस्या समाधान अधिगम है, क्या सिद्धांत अधिगम है, संपत्ति अधिगम है या कौशल अधिगम है? यदि आप गेने के सिद्धांत को पढ़ते हो तो उसने 8 शर्तें बताई है। देखिएगा, हम हर शर्त पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। गेने ने जो 8 शर्तें बताई है, उन 8 शर्तों के आधार पर उसके सिद्धांत को यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो बिल्कुल ये मान के चलेगा आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। ये 8 शर्तें हैं गेने के सिद्धांत की। क्या है साथियों? ये एक तरह से 8 शर्तें हैं। इन 8 शर्तों में इस शख्स ने किन किन चीजों की बात की है? नंबर 8 शर्त है और देखिएगा, ये जो 8 शर्त है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सवाल क्या पूछा जा रहा है? गेने की सोपानकिका सर्वोच्च स्तर कौन सा होगा? सबसे पहला स्तर क्या हो गया? संकेत हो गया। संकेत अधिगम हुआ। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम हो गया। उसके बाद संकला अधिगम हो गया। उसके बाद शाब्दिक अधिगम हो गया। उसके बाद बहुविभेदन हो गया। उसके बाद प्रत्यय हो गया। उसके बाद सिद्धांत अधिगम हो गया और उसके बाद समस्या समाधान अधिगम हो गया। तो गेने की सोपानकी के यदि हम बात करते हैं तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ये सबसे निम्न कोटि का सोपान संकेत है और सबसे उच्च कोटि का सोपान पूछा गया वो क्या? समस्या समाधान। क्या विकल्प में है? बिल्कुल ये है आपके समस्या समाधान अधिगम विकल्प में है, इसलिए ए विकल्प क्या हो गया? सही। बाकी सिद्धांत संपत्ति कौशल ये क्या हो गए? गलत हो गए। यदि साथियों आपने गेने की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस उत्तर को देख सकते हो। और इसमें गेने ने अपने सिद्धांत को चित्र निरूपित किया, जो कि मैंने चित्र बनाकर आपको समझाया है। गेने ने एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम क्या होगा बताइए जल्दी से? अधिगम की शर्तें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अधिगम अंतरण के द्वितत्व का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? देखिएगा, अधिगम अंतरण। सवाल क्या है? सवाल पूछा जा रहा है अधिगम का अंतरण से। अंतरण को और किस नाम से जानते हैं? स्थानांतरण भी कहते हैं इसको। स्थानांतरण, एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग दूसरी स्थिति में करना अधिगम का अंतरण कहलाता है। यहां सवाल पूछा जा रहा है कि द्वितत्व, कौन सा तत्व? द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया? तो अधिगम के अंतरण का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? यदि इस व्यक्ति की बात करें 2 तत्व को लेकर, यह वही व्यक्ति है जिसने बुद्धि का 2 तत्व दिया था। लगाइएगा दिमाग, अब तो उत्तर तक पहुंच सकते हो। तो देखिएगा द्वितत्व देने वाला व्यक्ति कौन था, उसको उत्तर तक में लिखने से पहले ये 4 विकल्प आपके दिए गए, गिलफोर्ड, बीने, स्पेरमैन और थॉर्नडाइक। देखिएगा, थॉर्नडाइक ने बहुतत्व को लेकर चर्चा की है, बहुतत्व को, तो ये होगा नहीं। बीने ने एक तत्व को लेकर चर्चा की है, ये भी होगा नहीं।
गिलफोर्ड ने त्रिआयाम को लेकर चर्चा की है, ये भी होगा नहीं तो होगा कौन? स्पेयरमैन। तो यहां आंसर भी क्या आ रहा है? स्पेयरमैन वो व्यक्ति है जिसने अधिगम के अंतरण में दो तत्व का सिद्धांत दिया था। तो बिल्कुल ये जो सी विकल्प है साथियों, ये क्या माना जाएगा? करेक्ट माना जाएगा। ये सी क्या हो गया? सही हो गया, और बाकी क्या हो गए? गलत हो गए। तो बिल्कुल अगर आनंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट क्या कीजिएगा? जल्दी से शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। प्रतियों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। यदि आप संप्रतियों का निर्माण करना जानते हो, यदि आपके परते निर्मित होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? क्या विषम स्थिति कहलाती है, संचयी कहलाती, सामयिक कहलाती, या सभी? सभी होगा नहीं। परते यदि आप बनाते हो तो सामयिक घटना पर आधारित नहीं होता है। परते विषम स्थिति में होता नहीं। परते बनाना एक क्या है? एक संचयी प्रक्रिया है साथियों, संचयी प्रक्रिया कहलाती है। तो इसलिए बी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है क्या कही जाती है? वापिस सुनिएगा प्रश्न को और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है। परिवेश की वस्तु यानी वातावरण की वह वस्तु जिसे कोई प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या प्रलोभन कहते हैं, प्रबलन कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं, या प्रेरक कहते हैं? लगाइएगा दिमाग। मान लेते हैं ये कोई परिवेश है और इस परिवेश का मतलब हो गया वातावरण। किसी वातावरण में कोई व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है तो जो चीज प्राप्त करने का वो प्रयास करता है तो किसी ना किसी कारणवश करता होगा उस चीज को प्राप्त करने का। कोई ना कोई तथ्य उसको प्रेरित कर रहा होगा। तो क्या उसका संबंध प्रलोभन से है? नहीं है। क्या उसे प्रबलन कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं? यह भी नहीं है। या वो क्या है? उद्दीपक? नहीं है। तो तीनों का समावेश एक्चुअली है किसमें? प्रेरक में है। तो इसका संबंध किससे होगा? डी विकल्प से होगा, क्योंकि अभिप्रेरणा ही कैसी भी परिस्थितियों में व्यक्ति को किसी भी चीज को या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? अभिप्रेरणा प्रेरित करती है। तो इसका संबंध कौन से बल से होगा? प्रेरक बल से होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? मान लेते हैं आपने कोई लक्ष्य का निर्धारण किया, अब उसे प्राप्त करने में आपके सामने जब कोई समस्या आती है, आपको कोई लक्ष्य से वंचित करता है, तो आप क्या आक्रामक व्यवहार वाले हो जाते हैं, या संवेग युक्त होते हैं, या अभिप्रेरणा से युक्त होते हैं, या कुंठा आ जाती है? आपके लक्ष्य में बाधाएं आती तो आप अभिप्रेरित नहीं होते। संवेग को तो उत्तेजना कहते हैं, और आक्रमणकारी भी व्यवहार करोगे नहीं, आप केवल क्या होंगे? निराश या कुंठित हो जाओगे। तो ऐसा व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता? कुंठा कहलाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही जबरदस्त है। अगर ये विकल्प अगर आप गलत करते हो, इस प्रश्न का विकल्प, तो ये मान के चलिएगा आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन शामिल नहीं है? जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया था। जीन प्याजे ने, किसने? इस जीन प्याजे नाम के व्यक्ति ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया था। जीन प्याजे मूल थे कहां का था? स्विट्जरलैंड का रहने वाला था साथियों। कहां का था? स्विट्जरलैंड का रहने वाला था, जिसने अपनी पुस्तक बाल चिंतन की भाषा में इस सिद्धांत का उल्लेख किया। बाल चिंतन की भाषा, ये जीन प्याजे की लोकप्रिय पुस्तक है। ये जीन प्याजे की क्या लोकप्रिय पुस्तक है। इसी पुस्तक के अंदर जीन प्याजे ने साथियों अपना सिद्धांत दिया, जिसके 4 चरण बताए थे।
संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, स्थूल सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। यहाँ सवाल ही यही पूछा जा रहा है कि पियाजे ने जो सिद्धांत दिया उनमें से कौन सी अवस्था शामिल नहीं है। तो देखिएगा, इंद्रिय गामक अवस्था जिसे संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं, ये तो है, ये तो क्या है, संवेदी पेशी अवस्था। तो ये विकल्प क्या हो रहा, गलत हो रहा। यहां क्या पूछ रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था ये भी है, यहां पूछा क्या जा रहा है, नहीं है। उत्तर सक्रियात्मक अवस्था ये साथियों जीन पियाजे की अवस्था में शामिल नहीं किया गया, अमूर्त सक्रियात्मक को शामिल किया, इसलिए ये तो गलत हो गया और ये क्या हो गया, सही। क्योंकि सवाल ही ये पूछा गया कि पियाजे के सिद्धांत में कौन सी अवस्था शामिल नहीं की गई, तो सी विकल्प है कि उत्तर सक्रियात्मक अवस्था को शामिल नहीं किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 परिभाषाओं से सवाल पूछा है। देखिए, वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या कहलाता है। देखिएगा, व्यवहार में परिमार्जन करना अधिगम है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ये अधिगम है। ये तो परिमार्जन को लेकर गिलफोर्ड के कथन से सानिध्य रखता, तो ये होगा नहीं। विकास के प्रक्रम को लेकर, किशोरावस्था को लेकर बात कही, ये भी होगा नहीं। तो नवीन ज्ञान या व्यवहार में परिवर्तन, स्किनर ने भी एक बात कही कि व्यवहार में उत्तरोत्तर समन्वय की प्रक्रिया, और व्यवहार में परिवर्तन की बात गेट्स भी कहता है। गेट्स भी ये कहता है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, तो ये होगा नहीं। तो सीखना वुडवर्थ के अनुसार क्या है, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना सीखना। तो बिल्कुल आंसर जो होगा वो क्या हो गया, डी विकल्प बिल्कुल सही माना गया। किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। यदि साथियों आपने अभी पिछली कक्षाओं में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े हैं, तो ऐसा कौन सा कारक है जो सीखने में बहुत ही कम प्रभाव डालता है। देखिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यदि कारकों की यदि मैं बात करूं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला कारक तो आ गया थकान, फिर शारीरिक व मानसिक क्या आ गया, स्वास्थ्य आ गया। यह भी सीखने को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर आपके वातावरण आ गया, फिर आपके अभिप्रेरणा आ गई, फिर आपके मेथड आ गया, विधि आ गई, उसके बाद इच्छा शक्ति आ गई, उसके बाद अभिप्रेरणा आ गई। ये सीखने को सर्वाधिक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर यदि देखते हैं 8वें में महत्वाकांक्षा आ गई, महत्वाकांक्षी है। तो इसमें से और यदि अपन देखते हैं सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में, तो कई बार आपको बुद्धि भी प्रभावित करती है, आपकी आयु भी प्रभावित करती है, यहां तक कई प्रकार रोग भी आपको सीखने को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आयु, यदि रोग की बात करें तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य रोग के अंतर्गत आ जाते हैं वैसे भी। और बुद्धि और आयु की यदि बात करें तो महत्वाकांक्षा कब आएगी, जब आपकी बुद्धि और लॉजिक तरीके से आप किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा रखोगे। तो यहां पर ये सारे आ गए, थकान भी आ गया, आयु भी आ गई, रोग भी आ गया। तो ये तो सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक माने गए। लेकिन सबसे कम प्रभावित करने वाला कारक जो है वो किसको बताया गया, लिंग भेद को बताया गया। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक है। लिंग भेद किसको प्रभावित करने वाला है, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक है। वंशानुक्रम या विकास को प्रभावित करने वाला कारक है लिंग भेद। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, बी विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा।
आखिर कौन सा कारक सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो सबसे कम प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा हो गया? लिंग भेद हो गया। कारण सहित मैंने तथ्यात्मक जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? संकला अधिगम संबंधित है। संकला अधिगम का संबंध किससे है? देखिएगा, ब्रूनर का संबंध तो संप्रत्यय से होता है, संप्रत्यय से। टोलमैन का संबंध प्रतीक या चिन्ह से रहता है और कुर्तलेविन का संबंध क्षेत्रवाद से है। तो बचा कौन? और गेने का संबंध किससे है? संकला अधिगम से है। तो आप समझ गए होंगे आखिर सी विकल्प क्यों सही हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक पर क्या की? चर्चा की। चर्चा करते ही सी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। तो बिल्कुल साथियों, अगर ये प्रश्न अच्छे लग रहे तो इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा साथियों। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने क्वेश्चन 12 आ चुका है। मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा सा हिलाएगा, दिख रहा है साथियों। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिएगा, बात हो रही है हमारे संवेग को लेकर। संवेग को अंग्रेजी में क्या कहा गया? इमोशन कहा गया। क्या कहा गया? इमोशन। ये इमोशन जो शब्द है साथियों, ये लैटिन भाषा के इमोवर से निकला है। किससे निकला? इमोवेयर से निकला है, जिसका अर्थ है उत्तेजना। अर्थ क्या है? उत्तेजना। समझ गए होंगे आप। इमोशन शब्द लैटिन भाषा से निकला है। कौन सा लैटिन भाषा? इमोवर से निकला है। और इसका अर्थ क्या हो गया? उत्तेजना है क्या इसमें? क्या क्रोध भय है, स्नेह प्रेम में प्रेरक है या उत्तेजना? तो बिल्कुल डी विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तेजना विकल्प में है। क्रोध भय होगा नहीं, स्नेह प्रेम होगा नहीं, प्रेरक होगा नहीं। होगा तो कौन होगा? तो उत्तेजना, संवेग का अर्थ ही क्या कहलाता? उत्तेजना कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। अब क्या करेगा कोई? मेरा आ गया बेटा 13। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? जो प्रगति करता है, जो उन्नति करता है शिक्षा में, उस बालकों को किस दृष्टि से देखा जाता है? क्या वो खाली स्लेट वाला है? उन्नति करने वाला बच्चा को खाली स्लेट कहोगे क्या? कोरा कागज कहोगे क्या? नहीं कहोगे। जो उन्नति करता, क्या उस बालकों को छोटे वयस्क के रूप में मानोगे कि छोटा बच्चा बड़ा बच्चा हो गया? नहीं मानोगे। क्या उसको निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में मानोगे कि क्रियाशील ही नहीं है उन्नति? तो फिर क्रियाशील नहीं है तो उन्नति कैसे कर सकता? तो ये भी गलत हो गया। ऐसे बच्चों को आप क्या मानोगे? सक्रिय रूप से अन्वेषक मानोगे, खोजकर्ता मानोगे, प्रगति करता मानोगे। तो डी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। बाकी क्यों गलत हुए? हर विकल्प मैंने चर्चा की है और क्यों ये डी सही हुआ इसको भी बताया। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही जबरदस्त है। कई बार आपने सुना भी होगा, समझा भी होगा, देखा भी होगा और उत्तर तक पहुंचे भी होंगे। आज देखते हैं उत्तर तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। पियाजे के अनुसार या पियोजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना को क्या कहते हैं? जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक जो संरचनाएं होती है, उन मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? क्या वो मानसिक मैप कहलाता है? नहीं है। क्या वो मानसिक उपकरण है? जब मानसिक मैप ही नहीं तो मानसिक उपकरण भी नहीं होगा। क्या वो स्कीमा है या प्रतिमान है? दोनों में से एक है। बताइए उत्तर क्या होगा? प्रतिमान नहीं, प्रतिमान को तो मॉडल कहा जाता है। तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक संरचनाएं विशिष्ट, जीन पियाजे में जो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं होती है उसे क्या कहा गया? उसे साथियों स्कीमा कहते हैं। और स्कीमा का अर्थ क्या है? किसी भी, स्कीमा का अर्थ क्या है? किसी भी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय
अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। किसी भी उद्दीपक के प्रति, मान लेते हैं ये पेन है, मैं जैसे ये पेन फेंकता हूं और आप बचने का प्रयास करते हो, तो बचने का जब आप प्रयास करते हो, जो मैंने उद्दीपक भेजा है पेन के रूप में फेंकने के लिए, उस पर आप अनुक्रिया कर रहे हो, बचने का प्रयास कर रहे हो, तो ये उद्दीपक क्या हो गया? विश्वास करने योग्य। तो किसी भी उद्दीपक के प्रति विश्वास करने योग्य या विश्वसनीय अनुक्रिया जीव विज्ञान में क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। ये इसका क्या हो गया? अर्थ हुआ। तो बिल्कुल ये सी विकल्प क्या हो रहा है? सही हो रहा है। तो पियाजे के अनुसार विशेष मनोवैज्ञानिक जो संरचनाएं है उसे स्कीमा कहा जाता है। चलिएगा, सी क्या हो गया? सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, उत्तर तक पहुंचिएगा। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? परामर्श का तत्व कौन सा नहीं है? यदि परामर्श लेते हो साक्षात्कार में, अभिवृद्धि में, संप्रेक्षण में या विश्वास में, देखिएगा विश्वास हर एक पर नहीं किया जा सकता। तो विश्वास परामर्श का क्या है? एक तत्व है। यहां क्या पूछा जा रहा? नहीं है। और साक्षात्कार में भी परामर्श सलाह ली जाती, इंटरव्यू कैसे दिया जाए, तो वो भी एक परामर्श का तत्व है। जब आप किसी से बातचीत करते हो तो उससे भी सलाह ले सकते हो, परामर्श ले सकते हो, ये भी तत्व है। इस अभिवृद्धि का संबंध है वंशानुक्रम से। किससे? वंशानुक्रम से। ये परामर्श का तत्व नहीं है, इसलिए आपका बी विकल्प क्या हो गया? यहां आंसर के रूप में सही हो गया। तो बिल्कुल आनंद आ रहा तो फटाफट इसको शेयर कीजिएगा। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है साथियों आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। देखिएगा क्या कहता है। CWSN का क्या अर्थ है? ये तो आपको आता है, फैक्ट है, तो ये आप उत्तर दे पाओगे। CWSN का अर्थ क्या? मजबूत आवश्यकता वाला बच्चा? नहीं। क्या एकांकी आवश्यकता वाला बच्चे को कहोगे? नहीं। क्या निरुद्देश्य भ्रमण करना? यह भी नहीं। तो बच्चा क्या? विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा CW गिफ्टेड चाइल्ड के नाम से लोकप्रिय है। तो बिल्कुल डी विकल्प क्या हो रहा है? सही हो रहा है कि CWSN का अर्थ क्या है? गिफ्टेड चाइल्ड, विशिष्ट आवश्यकता वाला क्या है? बच्चा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि वे तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। ये कथन किसने कहा? ये बुद्धि की परिभाषाओं से सवाल आया है। बुद्धि एक ऐसा तत्व है जो सब प्रकार की मानसिक योग्यताओं में शामिल होता है, जो मानसिक क्रिया करने के लिए क्या करता है? मानसिक क्रियाओं के लिए क्या करता है? अग्रसर करता है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प है। क्या वो रेक्स नाइट है, बीने है, टर्मन है या स्काउट है? देखिएगा स्काउट क्या कहता है? स्काउट कहता है बुद्धि अवधान की शक्ति है, ध्यान दिलाने की शक्ति, ये बात कह रहा। तो ये तो होगा नहीं। टर्मन ने कहा बुद्धि अमूर्त विचारों का योग है, अमूर्त विचारों का योग है, तो ये भी विकल्प होगा नहीं। बीने ने कहा बुद्धि 4 तत्वों से मिली है, 4 तत्वों से मिलकर बनी है, मिलकर बनी है। वो 4 तत्व कौन से है? ज्ञान है, आविष्कारक है, आविष्कार, तीसरा है निर्देश और चौथा है आलोचना। इन 4 तत्वों से मिलकर बुद्धि बनी। ये कौन कहता? बी ने कह रहा है साहब। तो ये भी विकल्प होगा नहीं। बचा कौन? रेक्स और नाइट, वो व्यक्ति, ये शारीरिक शिक्षक। भर्ती परीक्षा में ये सवाल पूछा गया कि बुद्धि वे सामान्य तत्व है जो सब प्रकार की मानसिक क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये कथन किसका है? रेक्स और नाइट का है। तो ए विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। तो बिल्कुल यदि आनंद आ रहा हो तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि रिट की शिक्षक भर्ती परीक्षा
बहुत जल्दी आने वाली है। बिल्कुल अखबारों की सुर्खियों में आपने महसूस किया होगा, अगर निरंतर न्यूज पढ़ रहे हैं, शायद संभवतः जनवरी माह के अंत तक रिट पीढ़ी की घोषणा हो सकती है, आयोजित भी हो सकती है। तो बिल्कुल इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी को मैं लेकर चल रहा हूं, आप निरंतर इसका आनंद लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, EQ और IQ का उदाहरण कौन सा है? क्या प्राप्त हुए प्रदत्त, मानक प्रदत्त, व्यक्तिगत प्रदत्त और सभी? देखिएगा, आप किसी भी संवेग के प्रति, किसी भी व्यवहार के प्रति क्रिया कब करोगे? जब उसके अनुभव को अपना अनुभव मानोगे, और वो अनुभव कब मानोगे? जब मानकता की कसौटी पर रहेंगे। तो यहां व्यक्तिगत प्रदत्त तो होगा ही नहीं, सभी हो ही नहीं सकता, प्राप्त प्रदत्त होगा ही नहीं, तो ये क्या है? मानक प्रदत्त कहलाता है। इस EQ और IQ का संबंध मानक प्रदत्त से है। चलिए, बिल्कुल जबरदस्त सवाल आ गया, सीधा सीधा। रुचि का संबंध किससे है? आपकी योग्यता से है। देखिएगा, योग्यता का संबंध अभिक्षमता से होता है। योग्यता का संबंध किससे? अभिक्षमता से। अवदान का संबंध बुद्धि से है। निर्णय का संबंध मूल्यांकन से है। तो बचा कौन? सभी है। क्या उत्तर सभी होगा? क्या लगेगा दिमाग? अब बिल्कुल कंफ्यूज वाली स्थिति में मैंने उत्पन्न कर दी है। देखिएगा, रुचि का संबंध योग्यता से तो नहीं होता, योग्यता का संबंध अभिक्षमता से, इसलिए क्या हो गया? गलत। और सभी अगर मानते हो, देखते हैं उत्तर क्या होता है। बिल्कुल मैं देख रहा हूं कौन कौन क्या उत्तर दे रहे हैं, आप लोगों का ही इंतजार कर रहा हूं। लगेगा दिमाग? क्या मूल्यांकन को निर्णय करना भी कहते हैं? अब तो उत्तर दे दो। अवदान का संबंध किससे हो गया? बुद्धि से भी है, और ध्यान दिलाने की शक्ति रुचि कहलाती है। तो अवदान का संबंध, अवदान को क्या कहते हैं? ध्यान भी कहते हैं। तो इसका संबंध किससे है? रुचि से भी है, ध्यान दिलाने की शक्ति। तो बी विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। बाकी के क्या हो गए? गलत हो गए। तो समझ गए होंगे आखिर बी क्यों सही हुआ। अब आपके सामने आज के सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि पहला बाल, प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक, पहला बाल निर्देशन क्लिनिक कहां खोला गया और किसने खोला था? देखिए, 1909 में बाल मिंटो अधिनियम आया। 1919 में आपने देखा होगा अधिकारों को लेकर बात हुई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। 1830 की यदि बात करें तो लुई ब्रेल ने ब्रेल पद्धति का निर्माण किया। तो ये तो हो गई ब्रेल पद्धति। किसने निर्मित की? लुई ब्रेल ने की। लगाओ दिमाग उत्तर तक पहुंचते हुए नहीं, तो ये तो होगा नहीं। अब 1930 में यदि हम बात करें 1930 की, तो पाइन और टेलर के द्वारा वाक्य पूर्ति परीक्षण को भी निर्माण किया गया। तो और इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आया। तो वो जीके और सारा मनोविज्ञान सब शामिल कर दिया मैंने शरणों में, तो ये भी होगा नहीं। 1919 में अधिकार को लेकर चर्चा हुई। 1909 में विलियम हिल्ली के द्वारा पहला बाल निर्देशन क्लिनिक खोला। बाल निर्देशन क्लिनिक खोला गया साथियों, प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक, जिसे वर्तमान में हम स्कूलों में कैरियर डे मनाते हैं। कैरियर डे इसी की देन है साथियों। किसकी? विलियम हिल्ली की। तो 1909 वाला ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो बिल्कुल यदि मनोविज्ञान की ये प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी है तो इसको फटाफट शेयर कीजिएगा। मैं एक बार पुनः आपको कहता हूं कि कई बार आपको मैंने समझाया है, लक्ष्य एक रखो, नेक रखो। ये कोई सत्यनारायण का प्रसाद नहीं है कि प्रत्येक रखो कि आपको हर चीज की प्राप्ति हो जाए। नहीं साथियों, यदि लक्ष्य एक है तो निश्चित ही आप सफलता के चरम बिंदु को प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल मार्केट में रिट को लेकर हवाओं का दौर शुरू हो चुका है।
तो आप भी जागिएगा, क्योंकि सफलता के हीरक रतन परिश्रम रूपी फावड़े से ही निकाले जाते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा, तब तक निरंतर अध्ययन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।